अस्सलाम वालेकुम। उसी लेक्चर जो पिछला था उसका सेकंड पार्ट सेलुलोज़ एंड डिराइव शुगर आज आप लोगों को पढ़ाऊँगी। सेलुलोज़ इसकी अक्रेंस जो है ना हमें यहाँ पे बताई गई है कि सेलुलोज़ नॉट ओनली द मोस्ट एबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड। एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीसेकेराइड है मोस्ट एबंडेंट इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में पाया जाता है। दुनिया भर के सारे प्लांट्स सेलुलोज़ को बनाते हैं। आप लोग तो पहले से भी सेलुलोज़ को जानते होंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर इसलिए क्योंकि ये सेल के बाहर की तरफ होता है, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता बल्कि बाहर की जानिब से होता है। सेल वॉल बनाने में इसका रोल होता है हमारे पास of the plant world, but is also undoubtedly the most abundant of all biomolecules in the biosphere। यानी कि ना कि सिर्फ पॉलीसेकेराइड शुगर्स में जो है ना बहुत ज़्यादा अबंडेंटली पाया जाने वाला शुगर है, पॉलीमर है, बल्कि इसके अलावा जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं पूरे बायोस्फीयर के अंदर उनमें भी सबसे ज़्यादा अबंडेंटली पाया जाने वाला कंपाउंड है। इट इज़ द प्रेजेंट इन आल प्लांट्स, सारे के सारे प्लांट्स में मौजूद होता है। कम्प्लीटली लैकिंग इन मीट, एग, फिश एंड मिल्क। प्लांट्स के सोर्सेज से मिलता है, हमें एनिमल के सोर्सेज से बिल्कुल भी नहीं मिलता। यही वजह कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। इट इज़ हाउएवर नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम इसको मेटाबोलाइज नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास वो एंजाइम नहीं होता जो इसको हाइड्रोलाइज करता है। सम 10 टू द पावर 15, ये जो लिखा है ये 10 टू द पावर 15 है। सम 10 टू द पावर 15 kg ऑफ सेलुलोज इज सिंथेसाइज एंड डिग्रेडेड ऑन अर्थ ईच ईयर। हर साल जो है 10 टू द पावर 15 ये बहुत बड़ा फिगर है। इतने केजीज जो है ना सेलुलोज बनता भी है और वो डिग्रेड भी होता है बाय डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बाय डिफरेंट एनिमल्स। क्योंकि ह्यूमन इसको नहीं डिग्रेड कर सकते हैं मगर और एनिमल्स इसको डिग्रेड कर सकते हैं। केमिस्ट्री मॉलिक्यूलर वेट जो है ना इसका वो जो है ना बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 2 लाख से लेकर और बहुत ज़्यादा तक ये 200 लाख तक ये पाया जाता है। थस कोरस्पॉन्डिंग टू 1250 टू 1200 12,500 ग्लूकोज के रेजिड्यू पर मॉलिक्यूल में होते हैं। मतलब कि इतने ज़्यादा जो है तो हर एक जो इसका मॉलिक्यूल होता है, इसका जो एक फाइबर होता है उसके अंदर यूँ समझ लें आप कि 12,500 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हर एक उसके सेलुलोज के फाइबर के अंदर पाए जाते हैं। इट मे बी फाउंड बाय टेकिंग आउट अ मॉलिक्यूल। हाँ, इसको बनाने का एक तरीका ये है कि एक वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दिया जाए, जो है ना बीटा डी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 से and the alcoholic group on the other carbon atom 4 of the adjacent beta D glucose। दोनों डी ग्लूकोज हैं लेकिन बीटा वाले हैं। बीटा डी ग्लूकोज आपस में लिंक करेंगे, 1,4 लिंकेज होगी, इस वजह से इसको हम बीटा 1,4 लिंकेज कहते हैं। इट थस रिजेंबल्स स्ट्रक्चर में जो है ना एमाइलोज से मिलता जुलता है, एक्सेप्ट ये कि उधर हमारे पास बीटा नहीं था, यहाँ पे हमारे पास अल्फा है। ग्लूकोज यूनिट आर लिंक टुगेदर बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज वहाँ पे नहीं था इस तरह। सेलुलोज में henceforth be regarded as anhydride of beta D glucose units। प्रॉपर्टीज़ क्या है? फाइब्रस है, फाइबर की फॉर्म में पाया जाता है नेचर में। टफ है, मतलब कि स्टिफ है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। वाइट सॉलिड है, अगर इसको प्योरली एक्सट्रैक्ट किया जाए तो उसका कलर वाइट होता है। इनसॉल्युबल इन वाटर है, डिजॉल्व नहीं होता। सॉल्युबल इन अमोनिकल कॉपरिक हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। ये ख़ास साइंटिस्ट ने एक सोल्यूशन हमें बना कर दिया था जिसमें ख़ास अमाउंट में जो है ना ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, हाइड्रोक्साइड का और कॉपर के आयंस और ये सब कुछ होता है उसमें, तो उसमें ये डिज़ोल्व हो जाता है। इट गिव नो कलर विद आयोडीन। आयोडीन के साथ कोई कलर नहीं देता, जबकि ग्लाइकोजन हो गया और स्टार्च हो गया वो हमें कलर देते हैं आयोडीन के साथ। लैक स्वीटनेस, उन्हीं की तरह मिठास में इसका कोई वो नहीं होता, मीठा नहीं होता बिल्कुल भी। अल्थो इनसॉल्युबल इन वाटर, सेलुलोज एब्जॉर्ब वाटर, मतलब सॉल्युबल तो नहीं है उसके अंदर लेकिन वाटर को एब्जॉर्ब करता है। इसकी वाटर के साथ एक ख़ास जो है ना इसकी वीक फोर्स के साथ उसके साथ इंटरेक्ट करता है जिसको हम एडहेजन फोर्स कहते हैं। यही वजह कि प्लांट्स में जाइलम के अंदर भी सेलुलोज पाया जाता है और वो जो है ना हेल्प आउट करता है वाटर के पैसेज को थ्रू द जाइलम फ्रॉम द रूट टू द टॉप ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पे उस पॉइंट को जिक्र किया गया है।
इट इज़ यूज़फुल फाइबर फॉर प्रिपरेशन ऑफ पेपर एंड क्लॉथ। जो है ना क्लॉथ और पेपर की प्रिपरेशन में बहुत अहम रोल है इसका। कपड़ा आप लोग जानते हैं कपास से बनता है, वो भी प्लांट से हमें मिलता है, तो उसमें भी बेसिकली जो चीज़ होती है वो सेलुलोज होती है और फर्दर उसको बहुत ज़्यादा प्रोसेस करने के बाद हमें कपड़ा मिलता है। वुड, कॉटन, पेपर एंड कार्डबोर्ड आर ऑल लार्जली सेलुलोज। वो सारे के सारे ये चीज़ें जो हैं ये सेलुलोज ही होते हैं, कोई दूसरी चीज़ नहीं होती है इनमें। रूमिनेंट्स, कैटल्स, शीप, ये जितने भी जानवर हैं, भेड़ बकरियां, जो है तो ऊँट वगैरह और ये ज़राफ़े जो है ये सब जो है ना ये क्या है, वुड ईटिंग। इसके अलावा जो है ना वुड ईटिंग इंसेक्ट्स जो है ना वो इस एबल होते कि वो उसको डाइजेस्ट कर सके, क्योंकि उनके पास एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग सेलुलेज बोलते हैं। वो ऑर्गेनिज़म जो कि इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, मतलब सेलुलेज एंजाइम में नहीं होता, तो उनके बॉडी के अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म प्रेजेंट होता है उनके डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर। वो क्या करता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म कि जितना भी सेलुलोज ऊपर से आएगा तो वो एनिमल उस सेलुलोज को नहीं हाइड्रोलाइज कर सकता, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म सेलुलोज को हाइड्रोलाइज कर लेता है सेलुलोज एंजाइम के ज़रिए से, और इस तरह से वो एनिमल जो है ना इसेबल हो जाता है कि वो सेलुलोज से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सके, हार्वेस्ट कर सके। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्या करता है कि बदले में उस ऑर्गेनिज़म से जिसकी डाइजेस्टिव ट्रैक में ये मौजूद होता है उससे ये फूड जो है ना हासिल करता है ताकि ये सर्वाइव कर सके, ज़िंदा रह सके। तो हाइड्रोलिसिस इसकी क्या है कि सेलुलोज इज़ रिलेटिवली इनर्ट, बहुत ज़्यादा इनर्ट होता है। यही वजह है कि ह्यूमन बीइंग्स जो है तो इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। वो वाले एंजाइम के जो ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं या जो कि स्टार्च को तोड़ते हैं वो इसको तोड़ नहीं सकते, तो इसी वजह से इसको हम लोग जो है तो ऐसा कंपाउंड करार देते हैं कि जो क्या करता है कि स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, ना कि एनर्जी देने के लिए। बहुत कम चीज़ें ऑर्गेनिज्म इससे एनर्जी हासिल करते हैं। एंड इज़ कम्प्लीटली डिग्रेडेड ओनली अंडर द मोस्ट ड्रास्टिक कंडीशन, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन इसको चाहिए होती है इसके हाइड्रोलिसिस के लिए। फॉर एग्जांपल इट मे बी हाइड्रोलाइज्ड टू ग्लूकोज व्हेन ट्रीटेड विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड मिले या कंसनट्रेटेड HCl मिले या फिर कंसनट्रेटेड NaOH मिले तभी ये हाइड्रोलाइज होता है। इस कंपाउंड के साथ एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये था कि इसको NaOH यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस भी इसको हाइड्रोलाइज कर सकता है। अगला आप लोगों का टॉपिक डेरिवेटिव ऑफ पॉलीसैकेराइड यानी कि डिराइव पॉलीसैकेराइड। डिराइव पॉलीसैकेराइड वो ऐसे पॉलीसैकेराइड होते हैं कि जो होते पॉलीसैकेराइड हैं मगर वो जिन मोनोसैकेराइड से मिलके बनते हैं वो मोनोसैकेराइड असल में डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी कि सिंपल ग्लूकोज या सिंपल मोनोसैकेराइड नहीं होगा बल्कि उसका कोई सा भी डेरिवेटिव जो है ना उस पॉलीसैकेराइड को बनाएगा, तो उसको हम डिराइव पॉलीसैकेराइड कहेंगे। इसकी फर्दर भी क्लासिफिकेशन है लेकिन आप लोगों के कंटेंट में इतना ज़्यादा नहीं था तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट किया है। जो सबसे बड़ी इसकी क्लास है वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड ऐसे पॉलीसैकेराइड्स को कहते हैं कि जिनमें सिंपल मोनोसैकेराइड्स भी पाए जाते हैं और इसके अलावा मोनोसैकेराइड के डेरिवेटिव्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि मुख्तलिफ उसके एसिड ग्रुप वाले डेरिवेटिव, उसके अमाइनो ग्रुप वाले डेरिवेटिव और किस्म के डेरिवेटिव्स जो मैंने पीछे आप लोगों को पढ़ाए भी थे पिछले लेक्चर में। काइटिन एक एग्जाम्पल है डिराइव पॉलीसैकेराइड की, क्योंकि इसके अंदर जो है ना हमारे पास डिराइव ग्लूकोज होता है। अकरेंस इसकी क्या है, प्रोबेबली द मोस्ट अबंडेंट पॉलीसैकेराइड ऑफ नेचर आफ्टर सेलुलोज। सेलुलोज के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा अबंडेंट ये वाला है। फाउंड इन फंजाई प्रिंसिपली, मतलब फंजाई के अंदर भी पाया जाता है। आर्थ्रोपोड्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इसकी अकरेंस का ये वाला पॉइंट है कि आर्थ्रोपोड्स के अंदर पाया जाता है। ये क्रैब्स वगैरह जितने भी होते हैं ये एनिमल्स, इंसेक्ट्स वगैरह, इंसेक्ट्स में चूँकि आप लोग जानते हैं क्योंकि इनके अंदर बोन्स नहीं होती, ये जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं इनके अंदर बोन्स नहीं होती, तो इनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए काइटिन जो है ना अपना रोल प्ले करता है। द आर्मस ऑफ कैप एंड द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट कंसिस्ट मोस्टली ऑफ काइटिन एंड सम प्रोटीन। कभी कभी इस तरह होता है कि एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देने के लिए कुछ और चीज़ें भी उसके साथ शामिल होती हैं। यहाँ पे जैसे प्रोटीन का जिक्र किया गया है। द एक्सीलेंट मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ इंसेक्ट स्केलेटन आर ड्यू टू काइटिन, सारी की सारी काइटिन की वजह से होते हैं। समटाइम इस तरह होता है कि इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट भी ऐड किया जाता है ताकि जितने भी शेल्स हैं इन एनिमल्स के उनको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिले। यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को शो किया गया है, आप लोग देख सकते हैं कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, बीटा हैं सारे के सारे,
ये भी बीटा ग्लूकोज है, ये भी बीटा ग्लूकोज, ये भी बीटा डी ग्लूकोज है। सारे के सारे 1,4 लिंकेज के ज़रिए आपस में बाइंड करते हैं। सारे का सारा ग्लूकोज है। डिफरेंस ये है कि सिर्फ कार्बन नंबर 2 के साथ डेरिवेटिव लगा हुआ है, जिसको हम एन एसिटाइल अमीन कहते हैं। मतलब कि C डबल बॉन्ड O और CH3 जो है, इस ग्रुप को हम एसिटाइल ग्रुप कहते हैं। और साथ में अमोनिया ग्रुप है, तो इस वजह से ये जो है ना इकट्ठे कॉम्बाइन इसमें जुड़े होते हैं। केमिस्ट्री इसकी क्या है? कैटिनेज क्लोजली रिलेटेड टू सेलुलोज। सेलुलोज से मिलता जुलता है। सेलुलोज में भी 1,4 लिंकेज था, इसमें भी 1,4 है। सेलुलोज में भी बीटा जो है ना ग्लूकोज आपस में लिंक थे, इसमें भी बीटा ग्लूकोज लिंक है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है, वो क्या है कि हेयर अल्कोहलिक ग्रुप ऑन कार्बन नंबर 2 ऑफ द बीटा डी ग्लूकोज यूनिट इज रिप्लेस बाय एन एसिटाइल अमाइनो ग्रुप। एन एसिटाइल अमाइनो ग्रुप इसके साथ लगा होता है। इट इज़ थस अ लीनर पॉलीमर, बिल्कुल लीनर है। बहुत बड़ी चेन होती है इसकी। पीछे मैंने आप लोगों को बताया, ये देखिए, ये जो इतना बड़ा ब्रैकेट पैरेंथेसिस यहाँ पे शो की गई है, उसके साथ एन लिखा गया है। एन का ये मतलब है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसी तरह आपस में बाइंड करेंगे। और आप लोगों को मतलब अगर आप लोगों को समझाना हो तो उसके लिए खाली अगर ये पैरेंथेसिस वाली जो स्ट्रक्चर है, ये भी अगर आप लोग पेपर में ड्रा कर लें तो वो भी काफ़ी हो जाएगा समझने के लिए। लेकिन यहाँ पे पूरा मतलब साथ में एडजेसेंट वाले 2 मॉलिक्यूल्स को इसलिए ड्रा किया गया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि किस तरह से ये 1,4 लिंकेज के ज़रिए से बाइंड करता है। इट इज़ थस लीनर पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन। एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन इसके नोमेनक्लेचर सिस्टम में इसके साथ एन भी लगाया जाता है। और जॉइन टुगेदर बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज काइटिन्स प्रोनाउंस्ड स्टेबिलिटी इज बेस्ड ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ एन एसिटाइल साइड चेन्स। इसमें क्या होती है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आप लोग देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन लगा है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वही वाला कंपाउंड शो करता है कि जिसके पास हाइड्रोजन तो हों, मगर वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड जैसे कि फ्लोरीन और नाइट्रोजन वगैरह, इनके साथ डायरेक्टली लिंक हो वाला हाइड्रोजन, तभी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करता है। तो यही वजह है कि ये इसकी एक्स्ट्रा जो है ना, इसकी जो स्टेबिलिटी का राज है वो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लाइक सेलुलोज काइटिन इज़ इनडाइजेस्टेबल बाय वर्टिब्रेट एनिमल्स। जितने भी वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं, हायर एनिमल्स, वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हाइड्रोलाइसिस की क्या है कि मिनरल एसिड के साथ ये हाइड्रोलाइज होता है। काइटिन यील्ड 2 फाइनल एंड प्रोडक्ट्स नेमली ग्लूकोसामीन, यानी कि ऐसा ग्लूकोज जिसके साथ NH2 का मॉलिक्यूल लगा हो, और जो एसिटाइल ग्रुप है वो अलग हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे एसिटिक एसिड। तो वो एसिटिक एसिड को एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन मिल जाएगा, तो वो एसिटिक एसिड बन जाएगा। एसिटाइल ग्रुप को एक्स्ट्रा हाइड्रोजन मिल जाएगा फ्रॉम द एसिडिक एनवायरनमेंट। ग्लूकोजामीन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सम ग्लाइकोप्रोटीन्स। मतलब बड़े बड़े उसमें इसका बहुत अहम रोल होता है, सच एज म्यूसिन ऑफ स्लाइवा। काइटिनेज एक स्पेशल एंजाइम है जो उसको डाइजेस्ट करता है फ्रॉम द गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्नेल एंड फ्रॉम बैक्टीरिया। क्योंकि स्नेल जो है तो वो ये ऐसे एनिमल्स है कि जो आर्थ्रोपोड्स को खाते हैं, और बैक्टीरिया तो आप लोग जानते हैं कि ये डिग्रेडेशन करते हैं, जो भी एनिमल जिसकी डेथ हो जाए उसको डिग्रेड कर देते हैं। तो इसलिए वजह से इनके अंदर काइटिनेज एंजाइम पाया जाता है। हाउएवर डिकम्पोज द काइटिन टू एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, बजाय इसके कि पीछे मिनरल एसिड की तरह उसके 2 हिस्से कर दे कि ग्लूकोसामीन का अलग से मॉलिक्यूल बने, एसिटिक एसिड का अलग से। ये क्या करते हैं कि सिंपली इसको तोड़ देते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन में, कि ग्लूकोज के साथ NH और साथ में एसिटाइल ग्रुप इकट्ठे कंबाइन लगे होते हैं। आज के लिए आप लोगों के लेक्चर में इतना ही काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।